माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आपका बायोलॉजी एजुकेटर और कैरियर की चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग देखे थे बीजांड की संरचना के बारे में। आज उसके आगे की टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो इसी पर हम लोग पूरी तरीक़ा से क्या करने वाले हैं, इसको बढ़िया ढंग से समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं गुरु बीजाणु जनन को लेकर। गुरु बीजाणु जनन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस परीक्षा में परिभाषा पूछा जाएगा कि गुरु बीजाणु जनन क्या है। तो आप परिभाषा में लिखोगे कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु के विकास की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ चुका है अपना बिहार बोर्ड में कि गुरु बीजाणु जनन क्या है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के विकास की प्रक्रिया को बोला जाता है गुरु बीजाणु जनन। अब ये गुरु बीजाणु जनन के आगे अगर बात किया जाए तो होता क्या है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। पूछा जाता है कि जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होती है तो कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग अगर चर्चा करें तो ये जो गुरु बीजाणु है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होकर गुरु बीजाणु बना, कैसे बना वो जरा ध्यान देंगे आप। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। कितनी होती, कै गुणित होती है? तो द्विगुणित होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है वो नेचर में कैसा है? तो नेचर में द्विगुणित है। कैसा है? द्विगुणित है। और इसी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में
क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और अर्धसूत्री विभाजन से कितने गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ? तो 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका है। अब इस गुरु बीजाणु मातृकोशिका में क्या हुआ? तो इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और अर्धसूत्री विभाजन से कितने गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ? तो 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये एक रेखा में, यानी कि एक ही रेखा में स्थित होता है। कितने गुरु बीजाणु? 4 गुरु बीजाणु। किसमें विभाजन से बना है? तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और इस अर्धसूत्री विभाजन से कितने गुरु बीजाणु बना? 4 गुरु बीजाणु बना। और ये 4 गुरु बीजाणु में से ये जो 3 आपका गुरु बीजाणु है वो हो जाएगा क्या? ये हो जाता है नष्ट, यानी कि हो जाएगा क्या? डीजनरेट हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाता है। और नष्ट होकर ये जो 3 गुरु बीजाणु जो नष्ट हुआ है, ये नष्ट होकर ये बची हुई जो अपना गुरु बीजाणु है, ये वाला जो बची हुई गुरु बीजाणु है, इसे अपना क्या दे देगी? पोषण देती है। क्या देती है? ये अपना पोषण दे देती है। और ये जो बना, ये जो एक बचा हुआ जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु, यही गुरु बीजाणु को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रियाशील। क्रियाशील क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु बोलते हैं। और क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है वो नेचर में हैप्लॉइड होती है, अर्थात ये अगुणित होती है। क्या होती है? ये होती है अगुणित। क्या होती है? ये होती है अगुणित, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? हैप्लॉइड बोल रहे हैं। ये नेचर में हैप्लॉइड होता है। इतनी बात क्लियर है? आपसे परीक्षा में कितने बार क्वेश्चन आ चुका है कि भाई गुरु बीजाणु जनन क्या है? तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु के विकास की जो प्रक्रिया है उसे बोला जाएगा गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन जो होती है उसमें क्या होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणु मातृकोशिका जो है ये नेचर में होती है द्विगुणित, यानी कि इसके में के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो दुगनी होती है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बना? तो बना 4 गुरु बीजाणु बना। 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु जो है वो नष्ट हो जाता है। और नष्ट होकर अपना पोषण जो है वो दे देता है किसे? एक बची हुई गुरु बीजाणु को। और इसी गुरु बीजाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु, या इसे दूसरा नाम होता है मादा युग्मकोद्भिद। क्या नाम होता है? इसे को ही बोलते हैं हम लोग मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद। और मादा युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी को हम लोग तीसरा नाम देते हैं
क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश। एंडोस्पर्म नहीं बोलते हैं, सॉरी, एम्ब्रॉय सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय सैक बोलते हैं। एम्ब्रॉय सैक बोलते हैं। और एम्ब्रॉय सैक के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो ये होती है क्या? अगुणित होती है। अब बात आ रही है, हमें सीखने और समझने वाली बात ये आ रही है कि ये जो भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश देखने में कैसा लगता है? जरा ध्यान से सुनिए और समझिए थोड़ा कहानी। हम इसको और भी आपको डिटेल्स लेके चल रहे हैं। इस भ्रूण कोश के क्या होता है? केंद्रक में तीन बार समसूत्री विभाजन होता है। और 3 बार जब इसके केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है, तो जरा देखिए कि मान लेते हैं कि ये जो है ये अपना भ्रूण कोश है, जिसका ये केंद्रक है। और इस केंद्रक में क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो इसके समसूत्री विभाजन जैसी होगा, कितने बार होगा? 3 बार होता है समसूत्री क्या विभाजन। तो पहला बार जब बनता है तो इसके अंदर 2 केंद्रक बन जाता है। फिर जब दूसरा बार इसके केंद्रक में फिर से वापस चलता है, कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन होता है। और इस समसूत्री विभाजन से अब कितने केंद्रक बन जाएगा? तो 4 केंद्रक बन जाएंगे। फिर से वापस इसके केंद्रक में क्या चलेगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन से अब क्या होगा कि कितने इसमें बन चुके हैं? 4 केंद्रक। अब कितने केंद्रक बनेंगे? तो इसके अंदर बनेंगे 8 केंद्रक। कितने बनेंगे? 8 केंद्रक। और यही 8 जो केंद्रक बनेंगे वो होगा क्या? ध्यान सुनना है कि इस 8 केंद्रक जो बना, अब ये होगा क्या? व्यवस्थित। और व्यवस्थित जो होगा, कैसे होगा कि इसका जो है 3 केंद्रक ऊपर की तरफ चल जाएंगे, 2 केंद्रक यहाँ पे आएंगे और 3 केंद्रक जो है वो यहाँ पे आएंगे। देखिए, गिनिए, 1 2 3 और इसके 2 केंद्रक, तो कितने हो गए? 5 केंद्रक। इसका 1 केंद्रक 6, इसका 1 केंद्रक 7 और इसका 1 केंद्रक कै? 8 केंद्रक हो गए। तो आपसे एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक भ्रूण कोश के अंदर कितने केंद्रक मिलते हैं। तो केंद्रक की संख्या कितना होता है? 8। और पूछा जाए कि कोशिका कितनी होती है, तो कोशिका होती है 7। क्यों 7 मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें यहाँ पे एक ही कोशिका के अंदर 2 केंद्रक उपस्थित है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि भ्रूण कोश
में कितने केंद्रक है? तो इसके अंदर 8 केंद्रक है। और कितने कोशिका है? तो 7 कोशिका है। कितने कोशिका है? तो 7 कोशिका है, 8 केंद्रक है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप इस गुरु बीजाणु जनन को बढ़िया से समझ पाए? इस गुरु बीजाणु को आप बढ़िया से समझ पाए? क्या हुआ कि गुरु बीजाणु जो था उसमें क्या हुआ? इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में चला। क्या चला? अर्धसूत्री विभाजन चला। और अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और 1 गुरु बीजाणु बच जाता है। जो 1 गुरु बीजाणु बच गया है वो तीनों जो ये नष्ट हुआ था उससे अपना पोषण प्राप्त करके क्या करता है? ये बड़ा आकार ग्रहण करता है। तब इसका नाम होता है क्रियाशील गुरु बीजाणु। और क्रियाशील गुरु बीजाणु को बोला जाता है मादा युग्मकोद भेद, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट का अदर नाम होता है क्या? भ्रूण कोश। और इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रॉय सैक, जो नेचर में कैसा है? अगुणित है। अब इसके केंद्रक में क्या हुआ? इसके केंद्रक में हुआ कितना बार विभाजन? 3 बार विभाजन। और 3 बार कैसा विभाजन हुआ? तो 3 बार हुआ समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जब केंद्रक में हुआ तो बना क्या? लास्ट स्टेज में बन गया अपना क्या? यही क्या? बाद में बन गया क्या? भ्रूण कोश। और यही भ्रूण कोश जो है, भ्रूण कोश लास्ट स्टेज में बन के रेडी है, जिसमें से हम इसका नाम देते हैं प्रतिमुखी कोशिका। इस जो ऊपर में 3 बन रहे हैं उसका नाम है प्रतिमुखी कोशिका। इसमें बन रहा है, इसका नाम होता है द्विध्रुवीय केंद्रक। और जो लास्ट में 3 बच रहे हैं इसे हम लोग तीनों को एक ही साथ बोलते हैं अंड उपकरण। और अंड उपकरण को इंग्लिश में बोला जाता है एग अपर्चर। तो क्या इतनी बात समझ में आया? इधर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आया? क्या समझे आप? आपने पूरी तरीक़ा से पढ़ चुके हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। समझे? कहाँ देख रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए। कहते हैं ना कि हमने आँखों के आंसू और होठों के मुस्कान देखे। हमने आँखों के आंसू और होठों के मुस्कान देखने, हमने दुनियादारी के दोनों पहलू देखे। और जिसकी एक झलक पाने को पागल है दुनिया सारी, उस जादूगरनी के हमने सारे जादू देखे। तो अभी केवल और केवल आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, किसी जादूगरनी के पीछे नहीं भागने हैं। और आप पूरी तरीक़ा से सीख चुके हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। आपने समझा इस क्लास में कि भ्रूण कोश क्या चीज़ होता है, भ्रूण कोश से एक क्या क्या घटना घटती है, और इस भ्रूण कोश के अंदर कितने केंद्रक, 8 केंद्रक, कितने कोशिका, 7 कोशिका। अब हम लोग जब अगले क्लास करेंगे तो उसमें हम आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे कि परागण क्या होता है, अर्थात आप पढ़ोगे पॉलिनेशन के बारे में। तो अभी क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप मुझे सपोर्ट करते रहिए।